नमस्कार दोस्तों, मैं मौर्य अखिलेश कुमार। आज आप लोग के लिए हम फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान का इंट्रोडक्शन पार्ट लेके आया हूँ और ये हमारे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो सीरीज है उसका चौथा पार्ट है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक पहुंच सके। और वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें ताकि ये चैनल ट्रेंड में आए और ऑटोमेटिक लोगों तक पहुंच सके, ज़रूरतमंदों तक पहुंच सके। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहता है कि ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल्स को। तो आइए हम लोग अपने इस वीडियो में जो मटेरियल डाला गया वो फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन ही पार्ट है। इसमें उससे इसके ऐतिहासिक खोज के बारे में और इसके प्रकारों के बारे में वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शरीर क्रिया विज्ञान है क्या। शरीर क्रिया विज्ञान एक प्राकृतिक शाखा है, प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीवों के जीवित रहने के लिए हमारे अंदर जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं, जैसे भोजन को एंजाइम्स हार्मोन्स के द्वारा उसका पाचन करना, फिर उसमें से शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों का अवशोषण करना और वेस्ट मटेरियल जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसका उत्सर्जन कर देना, ऑक्सीजन का शोषण क्रियाएं, पाचन क्रियाएं, उत्सर्जन क्रिया, रक्त परिसंचरण क्रिया, इन सब क्रियाओं का जो जिस विषय के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उसको हम शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। तो इसकी हम थोड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो सबसे पहले हम बात आती है कि हिप्पोक्रेटस की। हिप्पोक्रेटस कौन था? तो हिप्पोक्रेटस एक पाश्चात्य जब चिकित्सा की हम बात करते हैं, पाश्चात्य चिकित्सा से संबंधित जैसे कि पश्चिमी देशों में जिस चिकित्साएं होती थी पहले के समय में उसके ये जनक थे, यानी अर्थात इनको पाश्चात्य चिकित्सा का जनक कहा जाता था। और साथ में इनको जो चिकित्सा शास्त्र था इसलिए उनको चिकित्सा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो इन्होंने हमारे शरीर में 4 प्रकार के तरल द्रव्य की व्याख्या की थी, उसके बारे में बताया था, जो कि काला पित्त है, पीले पित्त, रक्त और कफ। इन्होंने बताया कि इन चारों द्रवों में कोई भी किसी भी द्रव में अनबैलेंस हो जाता है या कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना तो शरीर के अंदर अनेक प्रकार की क्रियाएं जो होती हैं वो बाधित होती हैं, जिसके कारण शरीर हमारा रोगग्रस्त होता है। तो जैसे उन्होंने बताया कि अगर शरीर के अंदर बहुत पीला पित्त अगर किसी के शरीर में बढ़ जाता है तो उसके वजह से उसके अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा का आना, ईर्ष्या आना, मतलब वो एक तरह से गुस्सैल प्रवृत्ति को अपना लेता है व्यक्ति। और वहीं पे यदि उसके अंदर काला पित्त आ जाता है तो वो व्यक्ति हताश, उदास, नाराज और कार्यहीन तरह का दिखाई देने लगता है। उसके बाद आते हैं गैलेनस या एलियस गैलेनस, जिसको हम आमतौर पे गैलेन के नाम से जाना जाता है और ये गैलेन के नाम से मशहूर भी हैं, जिनको एलियस गैलेनस या क्लाडियस गैलेनस के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये मुख्य रूप से गैलेन के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। और ये एक रोमन जो साम्राज्य था, जो रोमन साम्राज्य में एक ग्रीक चिकित्सक, सर्जन व दार्शनिक के रूप में काम करते थे। और उनके समय में यानी जब रोम का यूनान पे अधिकार था तो गैलन सभी चिकित्सा शोध में सबसे पूर्ण रूप से अपने समय में चिकित्सक माने जाते थे, सबसे कामयाब चिकित्सक के रूप में थे। और इन्होंने शरीर विज्ञान, रोग विज्ञान, फार्माकोलॉजिकल, तंत्रिका विज्ञान और साथ में दर्शन और वैज्ञानिक तर्क के विकास में इनका बहुत योगदान रहा था। और इन्होंने खुद को एक चिकित्सक और दार्शनिक के रूप में लोगों के बीच अंकित किया खुद को। तो उनका एक किताब था, उन्होंने एक किताब की रचना की थी, द बेस्ट फिजिशियन इज के नाम से, यानी कि उन्होंने इस बुक में अपने को एक अच्छे डॉक्टर के रूप में परिभाषित किया है। और उन्होंने इसमें
रक्त परिसंचरण के अध्ययन के बारे में बताया। और इस तब इनको जब इन्होंने अपने बुक द बेस्ट फिजिशियन इज में रक्त परिसंचरण के अध्ययन पर कार्य किया और उन्होंने शारीरिक क्रियाओं के दौरान पल्स रेट की गणना की थी। पल्स रेट यानी कि जो हमारे पल्स की गति होती है उसके बारे में इन्होंने गणना की थी। जब व्यक्ति शारीरिक गतिविधि कर रहा था उस दौरान, इसी के लिए जब वो व्यक्ति शारीरिक गतिविधि कर रहा था तो उसके दौरान इन्होंने पल्स रेट की गणना की। इसलिए इनको व्यायाम चिकित्सा का जन्मदाता भी इनको कहा जाने लगा, क्योंकि व्यायाम चिकित्सा से मतलब व्यायाम जब हम करते हैं तो शरीर कोई हर प्रकार की गतिविधि करती रहती है और उस दौरान इन्होंने पल्स की रेट की गणना की, इसलिए इनको व्यायाम चिकित्सा विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। और साथ में इनको प्रायोगिक शरीर विज्ञान की संस्थापक के रूप में भी बताया गया था। और नेक्स्ट है, उन्होंने बताया था, गैलन ने बताया था, जैसे अगर हम गैलन और हिप्पोक्रेटस दोनों लोगों की अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो हिप्पोक्रेटस ने जैसे शरीर के अंदर जो भी गतिविधि क्रियाएं होती हैं तो वो 4 प्रकार के द्रव्य के कारण होती है। और ठीक उसके विपरीत गैलन ने बताया कि शरीर की क्रियाएं जो होती है हमारे 3 चीज़ों पर निर्भर करती है, जिसमें से पहला था मस्तिष्क और तंत्रिका, यानी कि इनके माध्यम से शरीर के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान होने के लिए हमारी मस्तिष्क या तंत्रिकाएं जिम्मेदार होती हैं। जैसे कि अगर हमारे हाथ में कोई चुभन होता है तो इसका संदेश सीधे मस्तिष्क को जाता है, मस्तिष्क तुरंत उसका विश्लेषण करके इस हाथ को सजेशन देते कि हाथ वहाँ रखना है या हटाना है। तो ये जो अंदर गतिविधियाँ हुई यानी न्यूरॉन्स का आना और जाना, तो इन सब गतिविधियाँ मस्तिष्क और हमारी तंत्रिकाएं इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। दूसरा इन्होंने बताया था कि हृदय और धमनियाँ, यानी कि हृदय और धमनियाँ हमारे जीवन देने के लिए जिम्मेदार होती है। जैसे कि हृदय और धमनियाँ मिलकर ही पूरे जो शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल्स होती हैं उनके यहाँ उसको ऊर्जा, उसकी विटामिन्स, खनिज, मिनरल्स जो भी ज़रूरतें होती है उसको पूरा करता है अपने रक्त के माध्यम से। या ऑक्सीजन को देना और कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी अपशिष्ट सेल में होते हैं उनको ब्लड के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। और तीसरा था यकृत के बारे में उन्होंने बताया गैलन ने कि पोषण और विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी कि जो भी चीज़ें हम खाते हैं पीते हैं उनसे भी जो भी पोषक तत्व उस भोजन में रहता है उसका अवशोषण करके शरीर के उपयोग हेतु योग्य बनाना हमारा यकृत का काम होता है। तो उसके बारे में इन्होंने बताया था। तो अब अगला था 1938 में एक स्लेडन और स्वान नाम के 2 वैज्ञानिक थे। उन्होंने मिलकर ही अपना काम किया और उन्होंने एक सेल थ्योरी सिद्धांत की गणना की थी। और उन्होंने बताया था स्लेडर और स्वान ने बताया था कि हमारी या किसी भी जीव की जो शारीरिक संरचना है वो हजारों अरबों संख्याओं में की कुछ छोटी छोटी इकाई यानी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये शोध पहली बार माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही की गई थी। और उन्होंने बताया था कि हमारी जो शरीर होती है हजारों कोशिकाओं के मिलने से बनी होती है और इन कोशिकाओं को शरीर की सबसे छोटी इकाई के रूप में जाना जाता है। तो ये सेल सिद्धांत इन्होंने 3 सेल थ्योरी यानी सेल सिद्धांत दिए थे, जिसमें से पहला था कि इन्होंने बताया कि ऑल ऑर्गन्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 or more सेल्स। इसको सेचन और स्वान ने मिलकर दिया था। तो उन्होंने मतलब बताया कि सभी जीवित जीव एक या एक से अधिक असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और दूसरा उनका सेल थ्योरी था कि द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल लिविंग थिंग्स। तो इन्होंने बताया इसमें कि कोशिकाएं की जो संरचना होती है वो संगठन का मूल इकाई होती है, यानी कि कोशिका जो होती है जीवों में संरचना और संगठन के मूल इकाई होती है। यानी कि जो सेल्स जिस प्रवृत्ति का होता है उनकी जो प्रकृति होती है, नेचर होती है, गुण होती है, उस आधार पर जीवों की
जीव काम करते हैं उनकी उनकी संरचना और संगठन उन कोशिकाओं के आधार पर बनती है। तीसरा उनका सिद्धांत था कि कोशिकाएं जो होती हैं सॉरी कोशिकाएं जो होती हैं विभाजन के माध्यम से, कोशिका जो होती है कोश अगर हमारे सेल्स में जो पुराने सेल्स हैं, पहले से सेल्स शरीर में स्थित होते, अगर उनसे नया सेल्स बनता है तो पहले से जो सेल्स कोशिकाएं शरीर में स्थित होती उन्हीं कोशिकाओं के डिवीजन से यानी कि विभाजन से नए कोशिकाओं का जन्म होता है ठीक ना। तो फिर इसमें अगला पार्ट है 1920 में जब हम बात करते हैं तो एक अगस्त क्रॉग नाम के डॉक्टर थे, अगस्त क्रॉग नाम के, इन्होंने जो है पहली बार चिकित्सा में नोबेल जीता था और उन्होंने बताया था कि कैसे कोशिकाओं में रक्त प्रवाह को विनियमित किया जाता है। और इन्होंने अपने शोध के माध्यम से इन बताया था कि रक्त जो होता है इस स्फैग्नोमैनोमीटर की सहायता से इन्होंने रक्त प्रवाह को विनियमित ढंग से अध्ययन किया था और बताया था। इन सब का डिटेल्स जब हम इन वैज्ञानिकों को पर एक एक वीडियो में चर्चा करेंगे तो डिटेल्स में इनकी क्रियाकलापों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो फिर 19वीं सदी में जब आते हैं तो उस समय हक्सले नामक वैज्ञानिक ने एक अपने शोध किया मांसपेशियों के ऊपर और उन्होंने एक फिलामेंट थ्योरी सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि जब हमारी मांसपेशियों में संकुचन या प्रकुंचन होता है तो उसके जो प्रोटीन के फिलामेंट होते हैं, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट, एक दूसरे से कैसे पास में आते हैं कैसे दूर आते हैं, इन सब का अध्ययन किया कि अध्ययन में उन्होंने किया कि हमारी मसल्स किस प्रकार से संकुचित और प्रकुंचित करती है। तो इस थ्योरी को उन्होंने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी सिद्धांत दिया था। अब इसकी अगर हम उत्पत्ति की बात करें यानी कि हमारी जो फिजियोलॉजी है शब्द कहाँ से आए, तो फिजियोलॉजी शब्द दो ग्रीक भाषाओं के मिलने से बनती है। पहला भाषा था फिसिस, फिसिस का मतलब होता है प्रकृति या उत्पत्ति, और दूसरा था लोगिया, लोगिया मतलब स्टडी ऑफ यानी कि अध्ययन करना होता था। पहली बात आपको बताएं कि जहाँ भी हम लोग पढ़ते हैं तो किसी भी शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं तो वो शब्द आता है सबसे पहले ग्रीक। ग्रीक इसलिए आता है कि ग्रीक यानी कि यूनानी। अगर हम दर्शन को पढ़ें या ऐतिहासिक यूनान के बारे में पढ़े तो वहाँ विश्व में सबसे पहले ही वहीं पे यूनान में ही महान दार्शनिक जैसे अरस्तु, प्लेटो, सुकरात जैसे दार्शनिक पैदा हुए और वहीं पर सबसे पहले किसी भी लेख को, किसी भी चीज़ को लिपिबद्ध करना शुरू किया गया था। और वह इसलिए वहाँ के शब्दों से ही लोग अपने अपने जगह पर भाषानुसार ट्रांसफ़र अपने अनुसार करते गए। तो जब हम पढ़ते हैं किसी भी शब्द की उत्पत्ति तो इसलिए ग्रीक शब्द आता है। तो जैसे कि आपको पहले बताया कि शारीरिक क्रिया विज्ञान एक प्रकार की चिकित्सा विज्ञान की शाखा होती है जिसमें हमारी जो फिजियोलॉजी क्रिया विज्ञान एक तरह से चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा होती है, क्योंकि जब शरीर में कोई भी समस्याएं आती हैं तो उनकी गतिविधियों के द्वारा, जैसे कि हमें तापमान मापना होता है तो थर्मामीटर के माध्यम से शरीर में जो भी टेम्परेचर ऊपर होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं हम। इस स्फैग्नोमैनोमीटर द्वारा हमारी पल्स रेट की गणना कर दी जाती है। तो ये एक चिकित्सा विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आ जाती है। यानी कि जब जीवित प्राणी के जो अंग होते हैं और तंत्र, उनके कार्यों का जब हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, जिसमें जीव का जो अंग प्रणाली, व्यक्तिगत अंग, कोशिकाएं, ऊतक एवं जीव प्रणाली में रासायनिक व भौतिक कार्यों का अध्ययन हम करते हैं, तो इन सब का हम अध्ययन मानव शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। यदि हम बात करें एक चीज़ की कि भारतीय शारीरिक क्रिया विज्ञान के जनक हमें जगदीश चंद्र बसु के रूप में जाने जाते हैं, और वहीं पे आधुनिक शारीरिक विज्ञान के जनक की अगर हम बात करें तो उनको हम क्लाउड बर्नार्ड के नाम से जाने जाते हैं। दो चीज़ें, भारतीय शारीरिक क्रिया विज्ञान के जनक जगदीश चंद्र बसु और आधुनिक विश्व के शारीरिक
क्रिया विज्ञान के जनक क्लाइड बर्नार्ड के रूप में जाने जाते हैं। तो जब हम क्रिया विज्ञान के अंतर्गत मानव की जो क्रियात्मक अध्ययन करते हैं, शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं होती है उसकी क्रियात्मक अध्ययन कब करते हैं, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन की, तो वो मानव क्रिया विज्ञान के अंतर्गत आता है। जब क्रियात्मक विज्ञान यानी क्रिया विज्ञान में हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि हमने एनाटॉमी को 3 रूप में मुख्य रूप से बांटा था, प्लांट एनाटॉमी, जूटोमी और ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक वैसे फिजियोलॉजी को भी 3 रूप में बांट दिया जाता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं होती है मानव शरीर के अंदर, उसका अध्ययन हम मानव फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फिर अगर अब कोई भी जीव जंतु हो, उनकी बनावट, उनकी संरचना अलग होती है, तो उनके अध्ययन को हम जूलॉजी के अंतर्गत करते हैं। सॉरी। उन जीवों के अंदर जो भी रासायनिक या भौतिक क्रियाएं संपादित होती है, शुरू होती है और ख़त्म होती है, उन सबका अध्ययन हम जूटोमी के अंतर्गत करते हैं। फिर है अगर हम जब प्लांट यानी पौधों की क्रियात्मक अध्ययन की बात करें, तो जब हम पौधों के अंदर जो भी क्रियाएं जैसे श्वसन की क्रियाएं होती हैं, उनका बढ़ना, उनके अंदर वृद्धि होना, तो उन या श्वसन की क्रियाएं करना, तो इन सब का अध्ययन हम बॉटनी के अंतर्गत करते, जबकि इनकी संरचना का अध्ययन हम एनाटॉमी में प्लांट एनाटॉमी के रूप में करते थे, और इनका अध्ययन हम फिजियोलॉजी में क्रियात्मक अध्ययन जो बॉटनी के अंतर्गत करते हैं। उनको इन पौधों को कैसे हम प्रभावी रूप से जैसे अनेक प्रकार से वर्गीकृत कर लेते हैं, और उनकी जो वृद्धि होती है, विकास का जो अध्ययन हम करते हैं, वो बॉटनी के अंतर्गत करते हैं। यदि हम साइंटिफिक अगर परिभाषा की बात करें फिजियोलॉजी की, तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स फंक्शन, यानी कि एक जीवित प्राणी है, उसके अंगों तंत्रों के कार्यों का वैज्ञानिक अध्ययन ही हमारा फिजियोलॉजी कहलाता है। अर्थात जैसे हमारे अंदर जो श्वसन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया, पाचन की क्रिया, तंत्रिका की क्रिया होती है, भोजन का आंतों की भित्तियों के अंदर किस प्रकार अवशोषण होता है, उस अवशोषण के उपरांत भोजन का स्वांगीकरण कैसे होता है, मनुष्य मलमूत्र कैसे करता है, प्रजनन की क्रियाएं कैसे करता है, रक्त परिसंचरण कैसे होता है, इन सब का अध्ययन जब हम वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, तो उसको हम फिजियोलॉजी क्रिया विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। और ये जब हम क्रिया विज्ञान के शरीर क्रिया विज्ञान की बात करते हैं, इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है भौतिक क्रियाएं और दूसरी होती है रासायनिक क्रियाएं। जब हम भौतिक क्रियाएं के अंतर्गत, जब हमारी मांसपेशियां मुख्य रूप से काम करती है, उनके अंदर प्रकुंचन, आकुंचन, संकुचन, प्रसरण की क्रियाओं के द्वारा हमारे शरीर की गतिविधियां संपादित होती हैं, तो उसको हम भौतिक क्रियाएं कहते हैं। वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जैसे कि अगर हम भोजन अंदर लेते हैं, तो हमारे जीभ के माध्यम से भोजन को उलाटना, और फिर हम आसोफेगस में जो क्रमाकुंचन की क्रियाएं होती है, वो एक भौतिक क्रिया है, जिसके माध्यम से भोजन नीचे पेट में हमारे चला जाता है। तो वो भौतिक क्रियाएं होती, दांत से काटना। लेकिन जब हम भोजन के अंदर हमारे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, जो लार ग्रंथियां होती हैं, उनसे सलाइवा का निकलना, भोजन में मिलना, फिर पेट में जाके जो जठर रस का उसमें के रूप में टूटना, और पाचन के उससे जो भी आगे की जो प्रोसेस होती है, वो सब रासायनिक क्रियाएं होती है, जिसमें हमारे एंजाइम्स, हार्मोन्स शामिल होते हैं, वो सब रासायनिक क्रियाएं हो जाती है। तो छोटे छोटे भागों में भोजन का बांटना और निगलने के बाद जब वो ऑसोफेगस में जाती है, यानी कि आहार नाल में, तो वहाँ पे आहार नाल में नोट कीजिएगा क्रमाकुंचन की क्रियाएं होती है, जिसके कारण भोजन नीचे आसानी से पेट में चला जाता है। और दूसरी क्रियाएं जो जब हम रासायनिक क्रिया की बात करते हैं, तो रासायनिक क्रियाएं जो होती है हमारे शरीर में एंजाइम्स, हार्मोन्स या रासायनिक पदार्थ या अम्ल, जैसे हमारे आमाशय में HCl पाया जाता है, इन सब के माध्यम से संपन्न होती हैं, उसको हम रासायनिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि भोजन का पचना, उसका अवशोषण करना, उससे जो
शरीर के उपयोग हेतु जैसे प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट होता है उसको शरीर द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और जो हमारी वेस्ट अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसका उत्सर्जन कर दिया जाता है। इस क्रिया रासायनिक क्रियाओं के द्वारा संपादित होती हैं। ये भौतिक और रासायनिक क्रियाएं दोनों एक दूसरे के पूरक होती हैं। ये दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं तब जाके हमारी जो क्रियात्मक क्रिया विज्ञान होते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती है वो संपादित होती है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के रूप में रासायनिक क्रिया में दिखाया गया कि श्वसन की क्रियाओं में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। उसमें रासायनिक क्रियाओं के अंतर्गत जैसे कि हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है लंग्स में आकर और फिर उसको सेल्स में रक्त के माध्यम से भेजा जाता है। तो ये सब रासायनिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो आज की वीडियोज में सिर्फ आप इतना ही। अगर ये प्रयास आप लोग को अच्छा लगता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और जो भी समस्याएं आती है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और अपना सुझाव लगातार देते रहें ताकि उसके आधार पर मैं अपना और बेहतर काम कर सकूं। तो इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। आप लोग से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसके बाद इस वीडियोज़ का मैं एक टेस्ट पेपर अपलोड करूंगा अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे। वहाँ से आप लोग उस प्रश्न को ज़रूर हल कीजिएगा और उसके बाद उस प्रश्नों का आंसर की यूट्यूब वीडियो के रूप में कुछ समय बाद अपलोड करूँगा। तो धन्यवाद।